नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जियोग्राफी विषय पे बातचीत कर रहे थे और जियोग्राफी विषय में हम लोगों का यूनिवर्सल फेज चल रहा था। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ब्रह्मांड से रिलेटेड हम आप लोगों को क्या क्या बता चुके हैं और आज हमारी कक्षा किन बातों पे चलेगी, जरा 2 मिनट उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया था, ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इसके बाद हम लोग आकाश गंगा के बारे में पढ़ चुके थे, गैलेक्सी के बारे में। आकाश गंगा पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को तारामंडल के बारे में बता चुका हूँ। तारामंडल के बारे में, तारामंडल पढ़ने के बाद हम तारों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तारा पढ़ने के बाद हमने आपको सूर्य के बारे में बताया था बातचीत करने के लिए, और सूर्य का बताया था अपना एक परिवार होगा जिसको सौरमंडल कहा जाएगा, जिसको सौरमंडल बोला जाता है। तो हम जो बातचीत किए वो ब्रह्मांड से रिलेटेड मुद्दों पे किए हैं, आकाश गंगा से रिलेटेड मुद्दों पे किए हैं, तारामंडल से रिलेटेड मुद्दों पे किए हैं, और तारों के जीवन और मृत्यु से संबंधित बात प्लस तारा क्या होते हैं, इन सब बातों पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो तारा से रिलेटेड मुद्दा, एक सूर्य को निकालेंगे हम लोग, और सूर्य का अपना एक परिवार होगा जिसको सौरमंडल कहा जाता है। इस सौरमंडल में 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना है। 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना है अभी एट दिस टाइम, इस समय के जो है। उसके बाद एक उपग्रह चंद्रमा के बारे में पढ़ना है, उपग्रह में चंद्रमा के बारे में। फिर धूमकेतु हुए, उल्काश में हुए, उल्कापिंड हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, ऐसे कुछ पिंडों के बारे में पढ़ना है। यानी हम लोगों का जो टॉपिक चलने जा रहा है वो टॉपिक है सौरमंडल। और सौरमंडल से रिलेटेड आज जो मुद्दा हम लोगों का चलेगा वो स्पेशल सौरमंडल से रिलेटेड सूर्य पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो मैं शुरू करने चल रहा हूँ अपने सौरमंडल चैप्टर को, ब्रह्मांड से ही रिलेटेड इस मुद्दे को शुरू करने चल रहा हूँ। हम लोगों की जो आज बातचीत होगी वो सौरमंडल से रिलेटेड मुद्दों पे होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले सौरमंडल क्या है। हमारा जो चैप्टर पढ़ा है आप लोग सामने देख रहे हैं, ये सौरमंडल क्या है, और इस सौरमंडल का मुखिया जो है सूर्य, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। और इस सौरमंडल के मुखिया सूर्य के अंडर में आने वाले पारिवारिक सदस्य कौन कौन है, तो ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बारे में बातचीत करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे यम के बारे में, जो कुबेर जो ग्रह था, एम या प्लूटो जो ग्रह था, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम शुरू करने चल रहे हैं, बिना लेट किए आपको बताने चल रहा हूँ सौरमंडल का जो मुखिया है उनके बारे में चल रहे हैं बातचीत करने। और वो मुखिया जी हैं कौन, वो है सूर्य, या कह सकते हैं सन। हम लोगों की जो बातचीत होगी वो इसी से रिलेटेड मुद्दों पर होने वाली है। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ से आपको सारी बातों को बताने की कोशिश करूंगा। इधर हम आपको सारी बातों को बताने की कोशिश करूंगा, और मैं इधर की जो बात मैं कर रहा हूँ, इधर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इधर मैं आपको कुछ फिगर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बातें क्या है, सपोज करिए यहाँ हमारी पृथ्वी है। सपोज करते हम लोग कि यहाँ जो है ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ हमारी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी देवी जी को ले लीजिए, और यहाँ पर ले लीजिए सूर्य जी को। यहाँ छोटा थोड़ा बना लेते हैं हम लोग, बड़ा हो जाएगा फिगर तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि स्पेस कम रहेगा। और यहाँ मैं बना लेता हूँ सूर्य, यहाँ मैं बना लेता हूँ सूर्य, ये है सूर्य, और यहाँ है पृथ्वी। यहाँ कौन है, तो हम कहेंगे यहाँ पृथ्वी है, इसको मैंने लिख लिया पृथ्वी। इस पृथ्वी का अपना एक इन्वायरमेंटल एरिया होता है, और इस पृथ्वी का अपना एक ग्रेविटेशनल एरिया होता है। जो ग्रेविटेशनल एरिया होता है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। वो कितना होता है, तो हम कहेंगे 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। और इन्वायरमेंटल फेज को लगभग 2900 किलोमीटर तक इसका पूरा विस्तार देखा जाता है।
जो इन्वायरमेंटल फेज है ये लगभग 2900 किलोमीटर पे इसका पूरा विस्तार देखा जाता है। इधर की जो एरिया है इसको निर्वात बोला जाता है, ये निर्वात पोजीशन है। हम लोग देखते हैं इस सूर्य के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो सूर्य को पढ़ने के लिए हम लोग पृथ्वी से जोड़ जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो शायद हम लोगों की मुद्दा और आसानी से समझ में आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में, और चैप्टर हमने लिखा है सौरमंडल। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है सौरमंडल, व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो ये जो सूर्य दिख रहा है, इस सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड इसके चारों ओर रोटेट करते रहते हैं। इस सूर्य के चारों तरफ कुछ आकाशीय पिंड रोटेट करते रहते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रह बोलते हैं। जैसे बुध के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, बृहस्पति पढ़ेंगे, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये जितने सारे पढ़ेंगे हम लोग। 8 ग्रह के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। तो एक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले जितने सारे ग्रह हुए, जितने सारे उपग्रह हुए, या कुछ आकाशीय पिंडों में धूमकेतु हुए, उल्काएं हुई, क्षुद्रग्रह हुए, इन समस्त लोगों का जो गिरोह होता है उसी को हम लोग कहते हैं सौरमंडल। उसी को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। यानी सौरमंडल का अगर कोई आपसे परिभाषा पूछेगा तो बस यही कह दीजिएगा कि सूर्य के ग्रेविटेशनल एरिया से बढ़ के उसके चारों ओर रोटेट करने वाले जितने सारे आकाशीय पिंड हैं, उन समस्त आकाशीय पिंडों का गिरोह सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल में ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, उल्काएं भी आती हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। ऐसे तमाम सारे आकाशीय पिंड समाहित किए जाते हैं। उस सौरमंडल को डील करने वाला जो आदमी होता है, जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, जो माई बाप होता है, वो होता है सूर्य। तो स्पेशल हम लोगों की आज बातचीत होगी सूर्य पे। सूर्य की बातचीत करने के बाद हम बताएंगे, जैसे यहाँ समझ भी लीजिए, हम लोग अभी सौरमंडल जो देखने चल रहे हैं, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, इस सौरमंडल में हम लोग आज पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। जो सूर्य इस सौरमंडल का मुखिया है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। ये ग्रह जो हैं ये इस सौरमंडल के सदस्य हैं। और फिर ग्रहों के बाद हम लोग पढ़ेंगे उपग्रहों के बारे में। ये उपग्रह जो है इन ग्रहों के समझ लीजिए पुत्र हैं या बेटा है या औलाद है, ऐसे मान लीजिए। और उपग्रहों के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अन्य पिंडों के बारे में, जैसे क्षुद्र ग्रह हुए, धूमकेतु हुए, ऐसे तमाम सारे अन्य पिंडों के बारे में बातचीत करेंगे सौरमंडल से रिलेटेड। तो हमारी अभी जो क्लास चल रही है, ये क्लास स्पेशल हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे वो मुद्दा है सूर्य, सन। इसी के बारे में मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और जहाँ जहाँ कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा फिगर के माध्यम से। तो जरा बातों को ध्यान दीजिएगा। बातों को ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि जो सूर्य हमारा दिखाई दे रहा है, ये सूर्य क्या है। सबसे पहली बात ये जाना जाएगा कि सूर्य है क्या। तो सूर्य एक तारा के रूप में है। हम लोग जब आकाशगंगा पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, उस आकाशगंगा में सर्पाकार मंदाकिनी, आकाशगंगा के 3 संरचना के आधार पे रूप होते थे। एक सर्पाकार था, एक दीर्घवृत्तीय था, और एक था अनियमित आकार की आकाशगंगा। इन तीनों आकाशगंगाओं में जो सर्पाकार नामक आकाशगंगा थे, उसी संरचना में हम लोगों की आकाशगंगा दुग्ध मेखला अवस्थित है, और दुग्ध मेखला में ही हमारा सूर्य अवस्थित है। ऐसा हम लोगों ने आकाशगंगा टॉपिक में पढ़ा था। यानी एक भाषा में हम कहें तो एक भाषा में हम ये कहेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य हमारी सर्पाकार मंदाकिनी या आकाशगंगा कह सकते हैं। सूर्य हमारी सर्पाकार मंदाकिनी में उपस्थित सैकड़ों सौ तारों या सैकड़ों तारों में से एक तारा है। हमारा बस बताने का इंटेंशन ये था, सवाल वनडे एग्जाम में पूछता है कि सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, तारा है।
तो आप एक शब्द में कहिएगा सूर्य एक तारा है जो सर्पाकार मंदाकिनी में उपस्थित सैकड़ों तारों में से एक तारा है। जब तारा है तो यहीं से सवाल बनना शुरू हो जाएगा, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, तो सूर्य जब तारा है तो सूर्य के पास भी अपना प्रकाश होगा, और जाहिर सी बात है हम लोगों को दिखाई देता है सूर्य के पास प्रकाश है। तो एक बात ये मन में उठता है कि सूर्य के पास प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यानी सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वो प्रकाश आ कहाँ से रहा है। इस मुद्दे में हम लोगों को अगर बातचीत करना रहेगा तो हम लोग ये जानेंगे कि सूर्य जो हमारा दिखाई देता है, सूर्य के नाभिक में, सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन, सूर्य के नाभिक में, या ऐसे हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कैसे करता है उस थ्योरेटिकल बातों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा उस थ्योरेटिकल बातों को देखते हैं हम लोग। तो सूर्य के पास ऐसे लिख सकते हैं, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का अपना प्रकाश है, अपना प्रकाश है। तो एक बात तो उठ रहा है भाई कि जब सूर्य के पास स्वयं अपना एक प्रकाश है तो प्रकाश कहाँ से आता है, तो प्रकाश जो उसके आते हैं वो सूर्य के नाभिक में। अभी तारा पढ़ाने के लिए मैंने बताया था, ठीक इसके पहले का वीडियो देखिएगा जिसमें मैं तारा पढ़ाया हूँ। तो तारों की ऊर्जा के रिसोर्सेज के बारे में मैंने विधिवत से बताया है, वही मुद्दा यहाँ भी चलेगा। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दूसरे अणु से जाके मिलता है, और मिलने के बाद क्या करता है, ये सीधे हीलियम बनाता है, सीधे हीलियम में कन्वर्ट होता है, और जैसे हीलियम में कन्वर्ट होता है ये अपार एनर्जी को जनरेट करता है। जैसे हीलियम में कन्वर्ट होता है क्या करता है, अपार एनर्जी को जनरेट करता है। यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा का साधन है वो ये है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। सूर्य के पास स्वयं का अपना प्रकाश है, तो ये प्रकाश कैसे आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का एक अणु दूसरे अणु से मिल रहा है और उसके नाभिक में क्या हो रहा है, नाभिक में जुड़ रहा है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया इसको बोलेंगे। यानी कि इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में एनर्जी उत्पन्न होता है, सूर्य में एनर्जी उत्पन्न होता है। अब एक सवाल ये उठेगा, अगर सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है, मान लीजिए सूर्य है, इसके नाभिक में क्या हुआ है, दो अणु आए और यहाँ पे जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय एक विखंडन होता है जिसमें दो अणु क्या होते हैं, टूटते हैं। यानी जब टूट रहे हैं तो विखंडन हुआ, और जब जुड़ रहे हैं तो संलयन हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु क्या हो रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो एनर्जी मिल रहा है। और जब ये एनर्जी देता है तो एनर्जी इसका चारों तरफ क्या होता है, तितर बितर हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है चारों तरफ फैलता है, तो एक बात ये सवाल बनता है कि सूर्य का प्रकाश जो है ये हमारी पृथ्वी तक भी आता है कि नहीं आता है। सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक आता है कि नहीं आता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ से चलता है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से चल के हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। तो पृथ्वी तक अगर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश, तो कितने दिनों में, कितने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है, कितना टाइम लेता है, उस पे एग्जामिनर सवाल बार बार उठाता रहता है। तो हम ये कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड का समय लेता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 500 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में। सूर्य और पृथ्वी के बीच इतनी दूरी है कि इसकी प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड में ही आ जा रहा है। एक बात तो ये बनेगा कि इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरी बात ये बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो कितनी तेजी के साथ भाग रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक मात्र 8 मिनट 20 सेकेंड ले रहा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है पहले उसको देख लिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, कितनी दूरी है
कि उसका प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड लगभग 500 सेकंड में पहुंच रहा है। तो हम लोग देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य दूरी क्या है, ये सवाल अक्सर बनते रहते हैं। जैसे हम लोग दूरी देख लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रकाश कितनी तेजी के साथ दौड़ रहा है, कितना दूरी होने के बाद भी मात्र 500 सेकंड में चला आ रहा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो लगभग 14.96 लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर या लगभग कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस बात को याद रखिएगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। यानी कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है, हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या 14.96 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। अब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी लगी हुई है, इतनी दूरी है, तो कितनी तेजी के साथ उसका प्रकाश दौड़ रहा है कि मात्र 500 सेकंड में चला आ रहा है पृथ्वी पे, कितनी तेजी के साथ दौड़ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में, इस निर्वात फेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई स्कैटरिंग पोजीशन में काम करने वाला कोई चीज नहीं है, यानी यहाँ वायुमंडल का अभाव है। तो सपोज करिए जब वायुमंडल का अभाव है, तो यहाँ वायुमंडल का अभाव है और यहाँ वायुमंडल मिल गया, तो आप ऐसे समझिए आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो यहाँ वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब ये समझिए कि आप गाड़ी लेके जब चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है आप खाली रोड पाते हैं तो गाड़ी तेजी के साथ दौड़ाते हैं, फिर जैसे आप शहर में एंट्री करते हैं तो ट्रैफिक मिलता है आपको तो गाड़ी धीमे धीमे लेके चलते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए निर्वात का मतलब ये हुआ कि रोड खाली है, और वायुमंडल का मतलब ये हुआ कि रोड पे ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक में जब आप धीमे धीमे चलते हैं तो जाहिर सी बात है वायुमंडल में भी प्रकाश धीमे धीमे चलेगा, और जैसे हम रोड खाली पाते हैं तेजी से भागते हैं, ऐसे निर्वात का मतलब यह है कि कोई यहाँ चीज नहीं है जो प्रकाश को रोके। तो निर्वात जो है वो समझिए खाली रोड की तरह है और प्रकाश इसमें तेजी के साथ भागता है। तो इस खाली रोड पे इस निर्वात पोजीशन में सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, कितनी तेजी से भागता है सूर्य, अपने प्रकाश की गति को कितनी तेजी के साथ भगाता है। तो 3 गुणे 10 पे घाते 8, 3 गुणे 3 into 10 to the power 8, ये डाटा याद रखिएगा। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितना है। यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल। तो चाल हम लोग देखते हैं कितना ज्यादा तेजी से भागता है। तो कहेंगे 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से सूर्य की प्रकाश की चाल इस निर्वात में भागती है। यानी 1 सेकंड में वो दौड़ती है 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर की दूरी तय करती है। इसको हम लोग देख लेते हैं डाटा में पुट करके। तो यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिख के लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस डाटा को याद रखिएगा। यानी सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, तो आप ये कहिएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में सूर्य की प्रकाश जो होगी वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और बिल्कुल इसी प्रकाश की चाल के बराबर ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी दौड़ते हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होते हैं, जो हम लोग 10 डिजिट का नंबर जो हम लोग डालते हैं मोबाइल में और दबाक दे कॉल चला जाता है, तो जिस नंबर को डालते हैं वो सैटेलाइट के पास जाता है, सैटेलाइट से नेटवर्क तक का उसको ट्रांसफर किया जाता है, नेटवर्क से आपके मोबाइल तक आता है, और मोबाइल पे जब आता है तब आप उस कॉल को रिसीव करते हैं। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में वो कन्वर्ट होता रहता है। साइंस टेक में जब स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास लेके मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा वहां पे, सॉरी स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं हम लोग पढ़ेंगे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर आऊंगा तो वहां मैं इसके बारे में विधिवत से बताऊंगा।
अभी आपको ये देख रहा है कि सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हमने क्या देखा, इस सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, तो कहेंगे इसके बीच की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर है। फिर हमने क्या देखा, इसका प्रकाश इसके यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लिया, तो लगभग 500 सेकेंड लिया था। लगभग 500 सेकेंड का टाइम लिया था। फिर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ से प्रकाश चला यहाँ तक आने में कितनी तेजी के साथ भाग रहा, तो हम लोगों ने देखा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है। इतनी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड एक बात और जानना है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के निकटतम ऐसे ऊर्जा फेंकने वाले जो तारे हैं, अरबों खरबों तारे हैं, तो हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम सबसे पास में स्थित कौन सा तारा, ये सवाल पूछता रहता है। इस पृथ्वी के निकटतम सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो इस पृथ्वी के निकटतम सबसे नजदीक का तारा जो है वो हमारा सूर्य है। यानी सूर्य जो है वो हमारे पृथ्वी से सबसे पास स्थित है। सूर्य के बाद हमारे पृथ्वी के निकटतम दूसरे नंबर का जो तारा है, दूसरे नंबर का, सपोज करिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इससे सबसे नजदीक स्थित जो तारा है वो सूर्य है। वो सूर्य है यहाँ पे सबसे नजदीक। और पृथ्वी से निकटतम दूसरे नंबर पे जो नजदीक है, यहाँ मैं एक बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो जो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य का अगर एक लेयर लेते हैं तो इससे भी दूर है। यानी कि सूर्य के निकटतम सबसे तारा कौन है, तो कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और कहेंगे पृथ्वी के निकटतम सबसे तारा कौन है, तो कहेंगे सूर्य है। और कहेंगे पृथ्वी से निकटतम दूसरे नंबर का तारा कौन है, तो कहेंगे प्रॉक्सिमा है। हमने क्या कहा, हमने बस ये कहा कि पृथ्वी से निकटतम सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो कहेंगे सूर्य है। पृथ्वी से नजदीक दूसरे नंबर पे तारा नजदीक में कौन है, तो कहेंगे प्रॉक्सिमा है। और कहेंगे हमारे सूर्य के नजदीक का सबसे बड़ा तारा कौन है, सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो भी कहेंगे प्रॉक्सिमा है। इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं, इतनी बातों को समझ पा रहे हैं, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोगों को अगली बात जो लिखना रहेगा वो ये लिखना रहेगा कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, सॉरी पृथ्वी का निकटतम तारा, पृथ्वी का जो निकटतम तारा वो कौन है भाई, तो हम लोग कहेंगे वो साहब सूर्य जी हैं। वो साहब जो हैं वो सूर्य हैं, जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम के तारे हैं। तो कितने दूरी पे स्थित है, इतना नजदीक है, तो कितना इनके बीच दूरी है, तो कहेंगे यहाँ मैंने लिखा है 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है सूर्य और पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। दूसरी बात जो सवाल पूछता रहता है वो ये पूछता रहता है कि पृथ्वी के नजदीक का दूसरे नंबर का तारा कौन है, यानी कि पृथ्वी का निकटतम दूसरा तारा कौन है, दूसरा तारा कौन है, तो पृथ्वी का निकटतम जो दूसरा तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी करके, सेंटारी में लिखा रहता है तो घबराइएगा मत, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये हमारे सूर्य से कितना दूर पे स्थित है, तो याद रखिएगा 4.3 प्रकाश वर्ष हमारे पृथ्वी से वो दूर है। 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी हमारे पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी का जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष 2 महीना, यानी कि लगभग 50 महीना में प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक चला आता है। इन बातों को आप याद रखिएगा, इन बातों को आपको याद रखना। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है जो दौड़ता है वो 1 वर्ष में कितना दौड़ लेता है, जरा इन मुद्दों पे देखते हैं हम लोग। यहाँ मैंने जो कहा इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है पृथ्वी के निकटतम दूसरा तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है और यहाँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये पृथ्वी है और ये प्रॉक्सिमा है। तो मान लीजिए
इस पृथ्वी और प्रॉक्सिमा के बीच की दूरी कितनी है आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी है। 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी है। फिर ये एक तारा है, जब एनर्जी फेंकेगा तो इसका ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक कितने दिन में आ जाएगा तो कहिएगा 4.2 वर्ष में आ जाएगा। 4.2 वर्ष का मतलब ये हुआ कि 50 महीना में 12 चौक 48 2 50 यानी 50 माह में प्रॉक्सिमा सेंचुरी की प्रकाश हमारे पृथ्वी तक दौड़ते हुए चला आएगा। इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है। या ये कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है एक वर्ष में, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर याद रखिएगा। 15 मीटर की दूरी तय करता है। सूर्य का जो प्रकाश एक वर्ष में 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर की दूरी तय करता है। और इसी में बढ़ा के आप लिख लीजिएगा, इसी घटना को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि सूर्य जो एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो कितनी दूरी सूर्य तय कर लेता है, कितनी दूरी सूर्य का प्रकाश तय कर लेता है एक वर्ष में, तो कहेंगे सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस को तय कर लेता है। और जितनी दूरी तय करता है उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं सूर्य के पास, थोड़ा एक लॉजिक वाली बात बताने के लिए जो मैं तारों के बारे में बताया था। अभी हमने देखा सूर्य के अंदर प्रकाश पैदा हो रहा है, यहाँ मैंने बताया है, और प्रकाश पैदा हो रहा है, एनर्जी पैदा हो रही है, और वो ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में चल के कुछ समय लगभग 500 सेकंड में पृथ्वी पे आ रही। ये बताइए जब इस पिंड के अंदर बार बार एनर्जी जनरेट होगा तो धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी वो घटती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम जब बना रहा तो एनर्जी जनरेट कर रहा, तो इसमें धीरे धीरे हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी। और हीलियम की मात्रा का बढ़ना मतलब एनर्जी बार बार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन घटेगा वैसे वैसे इस पिंड में एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तापमान इसका बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पिंड के अंदर हाइड्रोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जैसा हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है यानी कि पिंड के अंदर हाई टेम्परेचर पैदा हो गया होगा, और उस हाई टेम्परेचर को पा करके ये पिंड क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। अगर ये बड़ा पिंड होगा तो बहुत छोटे छोटे पिंडों का निर्माण करेगा, जैसा कि हम लोगों ने सुपरनोवा के बारे में पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। और अगर ये रक्तदानों बनता है, ये पिंड जो होगा हाइड्रोजन जैसे खत्म होगा तो पहले रक्तदानों बनेगा। ये सूर्य जो होगा ये जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होगा, इसका 90% जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ये रक्तदानों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रक्तदानों या तो श्वेत वामन बनेगा या तो सुपरनोवा बनेगा, लेकिन दोनों फेजेज में ये सूर्य इसकी मृत्यु होनी तय है। बस अगर ये श्वेत वामन बन जाता है तो काला वामन बन के, हमने सब कहानी बताया है, ये मर जाएगा, जीवाश्म तारा बन जाएगा। लेकिन अगर ये सुपरनोवा के रूप में विघटित हो जाता है तो ये बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करेगा। यानी कि तय है, इस बात का तय है कि सूर्य में ऊर्जा जैसे जैसे समाप्त हो रहा है ऐसे ऐसे सूर्य के अंदर तापमान बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य जो होगा ये ब्लास्ट कर जाएगा। यानी कि एक बात तय हो रहा है कि सूर्य का भी अपना कुछ निश्चित एक आयु सीमा निर्धारित होगी, क्योंकि ये पैदा हुआ, तारे पैदा होते हैं और तारे मर जाते हैं। ये इसके पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ, और नहीं पढ़े होइएगा तो एक बार प्यार से उस क्लास को देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे मास्टर क्या चिल्ला रहा, आपको घंटा नहीं समझ में आएगा। तो आप देख लीजिएगा और आप ये कोशिश करिएगा कि इसकी आयु की जो डाटा उसको याद रखिएगा।
सूर्य एक तारा, तारों का जन्म और मृत्यु होता है, क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हाइड्रोजन खत्म होगा, हीलियम बन रहा है यानी कि एनर्जी जनरेट कर रहा है, यानी तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो पिंड की जो होगा एक दिन ब्लास्ट करेगा। तो लगभग कितने दिन में सूर्य हमारा खत्म होने वाला है, इस बात को जरा हम लोग लिख लेंगे। तो सूर्य की आयु कितनी है, ये सवाल आते रहते हैं। तो सूर्य का अनुमानित आयु आप लोग लिख लीजिएगा। सूर्य का अनुमानित 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 आयु उम्र कितना है, तो अनुमानित जो आयु है वो लगभग कितना माना गया है, तो ये लगभग में 5 अरब वर्ष निर्धारित किया गया। यानी हमारा जो सूर्य होगा वो लगभग 5 अरब वर्ष तक रहेगा, इतना इसका उम्र निर्धारित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो सूर्य है, इस सूर्य का भार कितना है। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसको मैं इरेज करूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हम लोग आगे की क्लास देखते हैं। इस सूर्य से रिलेटेड अभी थोड़ा और बातों को हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। सारी बातें परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी बात फेक नहीं है और ना ही कोई कथा कहानी प्रवचन है। पूरी एग्जाम के नजरिए से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और यही स्टार जीएस हब चैनल की एक अपना अलग यूट्यूब का पहचान भी है, जहां बिना बकवास के मुद्दों की बातों पे विशेष करके ध्यान दिया जाता है। हम देखते हैं सूर्य से रिलेटेड 2-4 और बातों को। ये जो सूर्य है, इस सूर्य का भार कितना निर्धारित किया गया है। सूर्य का भार, ये सवाल सब पूछते रहते हैं। तो भार और द्रव्यमान को जरा समझ लीजिएगा क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों में। भार और द्रव्यमान में जरा समझते हैं। ये वेट है, वेट W, और ये मास है, मास। क्या होता है वेट, हम यहाँ वेट की बात कर रहे हैं, ना कि मास की बात कर रहे हैं। हमने जो बात किया है वो वेट की बात किया है। और सूर्य का जो भार है वो 2 × 10⁻27, यानी कह सकते हैं 2 × 10⁻27 टन, इतना सूर्य का भार है। क्या होता है भार, क्या होता है द्रव्यमान, तो इसको सरकारी भाषा में आप एकदम उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। सपोज करिए जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, इस मार्कर को बनाने में जितना सारा पदार्थ लगा होगा, उन सारे पदार्थों का जो योग है वो इस मार्कर का मास कहलाएगा। वो इस मार्कर का क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। किसी भी वस्तु को बनाने में जितना सारा पदार्थ लगता है, उन सारे पदार्थों की मात्रा उसकी मास कहलाती है। और इस पदार्थ को किसी पिंड के द्वारा जिस ग्रेविटेशनल शक्ति से खींचा जाता है, वही ग्रेविटेशनल शक्ति उस वस्तु का भार कहलाता है। यानी कि इसका भार क्या होगा, अगर हम पूछेंगे वेट क्या होगा, तो कहेंगे इसको जिस वेट G से, जिस ग्रेविटेशनल से खींचा जाएगा। अब ग्रेविटेशनल कितना काम कर रहा है, जिस ग्रेविटी से खींचा जाएगा वही ग्रेविटी इसका भार कहलाएगा। अब बनाने में जितना सारा इसमें प्लास्टिक लगा होगा, उन सब का बना हुआ संयोग मास कहलाएगा। ऐसे समझिएगा। तो मास, और वैसे फिजिक्स की क्लास लेके आऊंगा तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, टेंशन मत रखिएगा। हमने यहाँ बताया सूर्य का जो भार है अभी निर्धारित किया गया है, जो वो लगभग 2 × 10⁻27 टन है। ये डाटा आप याद रखिएगा। और सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग माना जाता है 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना, यानी कि अगर 109 गुना का मतलब ये हुआ, अगर एक किलोमीटर के क्षेत्रफल में हमारी पृथ्वी होगी, तो 109 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सूर्य होगा। 109 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सूर्य होगा। और लगभग माना जाता है सूर्य का जो भार है, हमने अभी देखा 2 × 10⁻27 टन है। तो हमारी इस पृथ्वी से सूर्य का भार में कितना अंतर दिखाई देता है, ये सवाल बनता है। तो सूर्य का भार हम देखेंगे, तो सूर्य का भार पृथ्वी से, ऐसे कह सकते हैं, सूर्य पृथ्वी से
सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना, याद रखिएगा 13 लाख गुना भारी है, भारी है। यानी 1 किलो की पृथ्वी होगी तो 13 लाख किलो का सूर्य होगा। 1 किलो की अगर पृथ्वी होगी तो 13 लाख किलो का कौन होगा? सूर्य होगा। इतना इसका वजन इसके वजन से इतना ज्यादा अंतर रखता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये सब तथ्य हैं। बाकी यहाँ की मुद्दों को भी जितनी थी उन सारी बातों को आप याद करते हुए चलिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं सूर्य के टेम्परेचर के बारे में करते हैं बातचीत। सूर्य के टेम्परेचर, सूर्य से रिलेटेड 1-2 बात और जान लीजिए, फिर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ। सूर्य जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य युवा अवस्था का पीला तारा। सूर्य बच्चा था कभी, इस समय जवानी स्थिति में आया है। सूर्य का उम्र 5 अरब वर्ष निर्धारित किया गया। धीरे धीरे ये बुढ़ौती में आएगा, रक्तदानव बनेगा और ये क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा ब्लास्ट हो जाएगा, मर जाएगा। पृथ्वी पे प्रकाश देने वाला कोई साधन नहीं रहेगा। यानी कह सकते हैं एक भाषा में, पृथ्वी पे जीवन संभव मुश्किल हो जाएगा। तो सूर्य जो है इस समय युवा अवस्था का पीला तारा है। इस डाटा को याद रखिएगा, पीला तारा है। ये पीला शब्द को आप याद रखिएगा, हमारी बात मानिएगा तो याद रखिएगा। इस 13 लाख गुना को याद रखिएगा और ये 109 गुना बड़ा को याद रखिएगा और ये 2 × 10⁻27 टन को याद रखिएगा। इन सारी बातों को आपको याद रखना है। ये सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सूर्य भी किसी के चारों ओर घूमता है साहब। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक आकाश गंगा बना दिया और यहाँ पे मैं एक तारे के बाद एक तारा बना दिया, तारा ये सूर्य बना दिया और यहाँ पे मैं पृथ्वी बना दिया। तो पृथ्वी जो है ये रोटेट करती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी रोटेट करती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है, ऐसे सूर्य भी जो है ये सूर्य अपने आकाश गंगा के चारों ओर रोटेट करता है। यानी कि सूर्य भी घूमता रहता है किसके चारों ओर? अपनी आकाश गंगा के चारों ओर घूमता रहता है। तो अपनी आकाश गंगा के चारों ओर ये घूमता रहता है सूर्य। तो एक बात याद रखिएगा, सूर्य जो है अपनी आकाश गंगा के चारों ओर घूम रहा है। तो कितना समय लगा, मैं आकाश गंगा के समय में बताया था, आकाश गंगा पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का टाइम लेता है। लेकिन किस दिशा में घूमता है ये बात याद रखिएगा। तो सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में अपने आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा के डाटा को आप याद रखिएगा और याद रखिएगा सूर्य भी घूमता रहता है। कई साहब ऐसे लोग हैं कहते हैं सूर्य स्थिर है, वो गलत बोलते हैं लोग। सूर्य भी, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा चीज नहीं है जो स्थित हो। हर चीज मोशन में है, हर एक चीज मोशन में है। ये मेरी बात मानिएगा, कोई भी चीज कांस्टेंट पोजीशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में कुछ नहीं है। हर पिंड घूमते रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अगली बात हम लोग ये जानेंगे, सूर्य जो है सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, ये डाटा याद रखिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है अपने अक्ष पर। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। तो सूर्य की ये बात याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की डाटा को आप याद रखिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं सूर्य से, बताते हैं कुछ रहस्यमयी बातों को। और वो रहस्यमयी बातें क्या क्या है, यहाँ मैं बनाता हूँ एक सूर्य, और सूर्य का ये भाग जो है मैं लेता हूँ, ये केंद्रीय भाग है। ये क्या है, ये केंद्रीय भाग है सूर्य का। और ये मैं लेता हूँ ब्लैक कलर से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और सर्कल लेता हूँ, एक सतही भाग लेता हूँ, सतह की भाग लेता हूँ और एक कलर और लेता हूँ, एक बाहरी भाग लेता हूँ, सूर्य के बाहर के हिस्सों की भाग लेता हूँ। ये जो है एरिया, ये बाहरी एरिया है, ये बाहरी एरिया है सूर्य का, ये बाहर की एरिया है ना। इसी को मैं क्या किया हूँ, ऐसे कर दिया, बाहरी एरिया है। और ये जो है, अगर ये गोला बना है तो इसके इधर क्या मिलेगा, बाहर, ये बाहर हो गया
और इसके इधर आएंगे तो अंदर यहाँ केंद्र मिलेगा। बस उसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसी बात पे हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ये है इसका क्या, ये है इसका आंतरिक भाग यानी कि सतह की भाग है, और यह है केंद्रीय भाग। सूर्य के अंदर तापमान का वितरण अलग अलग दिखाई देता है। जो सूर्य का केंद्र है, इस सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, तो इसको जरा देखते हैं हम लोग। ये 15 लिख कर आप 6 जीरो लगा दीजिए, 6 जीरो लगा दीजिए। इतना डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र की ताप है। ये केंद्र की ताप है, केंद्र की ताप है। 15 लिख कर आप 6 जीरो लगाइए, जितना आता है यानी कि कह सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य का केंद्र का ताप है। सूर्य के जो सतह का ताप है, ये जो इस वाले एरिया को मैं लेते हैं, इसके सतह वाले भाग को लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख दीजिएगा सतह का भाग, यहाँ लिखिएगा सतह का ताप कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का ताप है। और फिर ये वाला जो हिस्सा है, जो बाहर का ये हिस्सा ऐसे ऐसे जो करके बनाया हूँ, इस हिस्से का ये हिस्सा जो है ये बाहरी हिस्सा है। ये जो है ये बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। और इसका जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूर्य का जो बाहरी भाग है, या कह सकते हैं एक तरह से सूर्य का जो सबसे ठंडा भाग है, वो कह सकते हैं सूर्य का सबसे ठंडा भाग है, उसको हम कह सकते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस है। एक बात आप मेरा याद रखिएगा, इसको ये ना होता ऐसे लिखिए, सबसे ठंडा भाग। अभी मैं बता रहा हूँ कहानी, सबसे ठंडा भाग। सूर्य में सबसे गर्म जगह देखेंगे तो यहाँ मिलेगा, और सबसे ठंडा भाग देखेंगे तो यहाँ मिलेगा। सबसे ठंडा टेम्परेचर इसका कितना है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म कितना है, तो 15 लिखिए, 6 जीरो या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का है। इतना सूर्य का सबसे ठंडा टेम्परेचर। 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग जाते हैं तो ऐसे आग बबूला हो जाएंगे। अगर पानी 100 डिग्री में हाथ डाल देंगे तो स्किन कहाँ गया पता होता नहीं चलने वाला। 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के महीने में होता है तो इंसान की औकात सामने आ जाती है, एसी में जाके भग के रहता है। सोचिए, तो यहाँ सबसे ठंडा जगह जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस रख रहा। जैसे पृथ्वी का कोई पूछा सबसे ठंडा जगह कौन है, तो आप कहेंगे वर्खोयास का, जो रसिया में है। ऐसे कहा सूर्य का सबसे ठंडा भाग कौन है, तो आप कहेंगे उस 1500 डिग्री सेल्सियस रखने वाला भाग है। और इसका जो ये बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को एक नाम से जाना जाता है। जरा इसको देख लीजिएगा, सूर्य का जो बाहरी भाग है इसको किस उपनाम से जाना जाता है, इसको एक उपनाम से जाना जाता है, एक उपनाम से जाना जाता है। और इसका जो उपनाम रखा गया है वो ये है, सूर्य का मुकुट बोला जाता है, सूर्य का मुकुट कहा जाता है, या इसको एक भाषा में कोरोना कहा जाता है, या इसको एक भाषा में किरीट कहा जाता है, किरीट कहा जाता है। कोरोना, किरीट या सूर्य का मुकुट के नाम से जाना जाता है इसके बाहरी भाग को। और इस कोरोना, किरीट या सूर्य के मुकुट का एक रहस्य ये है कि ये जो होते हैं साहब, ये एक्सरे किरण उत्सर्जित करते रहते हैं, ये एक्सरे किरण उत्सर्जित करते रहते हैं। अब एक बात देखिएगा, जो गांवों में हम लोगों को कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लगा है, भगवान को जाके भगवान के ऊपर विपत्ति पड़ गया, ऐसे गांवों में जो माइथोलॉजिकल लैंग्वेज होते हैं उसमें लोग यादें करते हैं, हाइपोथेटिकल बातों के रूप में कहते हैं, माइथोलॉजिकल बातों में कहते हैं भगवान को जाकर किसी राक्षस ने संकट में डाल दिया है, तो उसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण के समय की स्थिति को कहते हैं लोग। लेकिन ये बात याद रखिएगा, भूगोल के भाषा से जो ग्रहण लगता है, किसी भी पिंड को दिखाई ना देना, किसी पिंड से ढक जाना, उसी को ग्रहण कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा सूर्य ग्रहण के समय क्या घटना घटित होता है भाई, तो हम जरा आपको एक बात बताते हैं। सपोज करिए यहाँ सूर्य है और यहाँ कौन है, चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है। तो सूर्य का जो मेन हिस्सा होता है प्रकाश का, वो चंद्रमा के पास चला जाता है, और बाकी बचे हुए जो हिस्से होते हैं, बाकी किनारे के जो हिस्से होते हैं वो पृथ्वी तक आते हैं, वो पृथ्वी तक आते हैं। जरा समझिएगा बातों को। ये क्या है, ये अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, अभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो बताऊंगा। ये सूर्य है, ये क्या है, चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी है। तो एक बात ये देखिएगा, ये इसका एक गोलार्ध पाता है प्रकाश, एक गोलार्ध। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, जो चमकता हुआ सतह है, उस सारे प्रकाश को क्या कर रहा है, चंद्रमा
चंद्रमा अपने पास रोक ले रहा है। सूर्य का जो बाहरी भाग है, जो मैंने अभी लिखा कोरोना या किरीट कहलाता है, ये वाले हिस्से का प्रकाश, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है इसलिए किनारे किनारे से थोड़ा बचा रहता है स्पेस, और यहाँ से किनारे से क्या होते हैं, प्रकाश पृथ्वी तक जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय ये कोरोना या किरीट क्या करता है, एक्सरे किरण छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ एक्सरे किरण चल रहे हैं, इसके साथ एक्सरे किरण चलते हैं। तो जो ये एक्सरे किरण चल रहे हैं, एक्सरे किरण बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं, और ये किरण अगर जाते हैं तो शरीर को दुष्प्रभावित कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय ऊपर मत देखिए, क्योंकि आंख डिस्टर्ब होने की संभावना है। खुले की सामान को मत खाइए, क्योंकि खाएंगे तो बहुत सारे एक्सरे सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, वो हमारे शरीर में जाके शरीर को दुष्प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय, किसी भी ग्रहण के समय हम लोगों को वर्जित किया जाता है। तो क्यों किया जाता, मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि सूर्य ग्रहण, ये जो सूर्य का मुकुट है कोरोना या किरीट कहलाता है, जो एक्सरे किरण छोड़ता है, ये एक्सरे किरण हानिकारक होते हैं और ये बाहरी भाग से आते हैं सूर्य ग्रहण के समय, क्योंकि सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य का चमकता हुआ मेन सतह चंद्रमा के पास जाके रुक जाता है। इतनी बातों को आप समझ पाए, इतनी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी बात नोट कर लीजिएगा। और सूर्य से संबंधित इससे ज्यादा हमें लग रहा है कोई डाटा अब नहीं बच रहा है। लगभग सारी बातों को मैंने आपको बता चुका हूँ। सूर्य का जो सबसे ठंडा भाग ये है, इसी को हम लोग एक भाषा में सौर कलंक बोलते हैं, इसी को हम लोग एक भाषा में सौर कलंक बोलते हैं। तो सूर्य से रिलेटेड इतनी बातों को आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, 8 ग्रहों के बारे में। अभी मैंने आपसे सूर्य से रिलेटेड सारी मुद्दों पे डिस्कशन कर चुका। अगली क्लास में हम आपसे जब मिलते हैं तो हम लोगों की बातचीत होगी ग्रहों के बारे में, 8 ग्रहों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और आप लोग थोड़ा मेरे लिए भी काम करिए। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसे मेरा चैनल खोलेंगे वैसे आप लोगों को देखिएगा, दाएं साइड में आप लोगों को ऐसा सब्सक्राइब बटन एक मिलेगा रेड कलर का, किनारे लिखा रहेगा, इसको आप लोग प्रेस करिएगा। इसको प्रेस करेंगे तो इसके बगल में एक घंटी जैसा ऐसा संरचना होगा, इस घंटी को प्रेस करिएगा। जैसे घंटी को प्रेस करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन खुल के आएगा। तो इसमें दूसरा और तीसरे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। पहला जो ऑप्शन आएगा यहाँ ऑल लिख कर आएगा, उस ऑल बटन को जरूर दबाएगा। यानी पहले आपको सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद बेल आइकन दबाना है, फिर ऑल बटन को प्रेस करना है और किनारे पे आपको लाइक का बटन मिलेगा, तो इसको लाइक भी कर देना है ऐसे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इश्यू करिए। हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरा साथ दीजिए। आपके साथ और सहयोग का हम आभारी होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेता हूं आपसे इजाजत। कमेंट करके बताते रहिएगा क्लास कैसा है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।